नमस्कार मेरे प्यारे सभी शिक्षार्थियों का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। और हम अध्ययन करें हिंदी सामान्य व्याकरण ज्ञान। और हमारी जो निरंतर कक्षाएं चल रही है और हिंदी व्याकरण से संबंधित जो सभी प्रकरण हम ला रहे हैं, तो अभी हमारा प्रकरण चल रहा है अलंकार का। अलंकार में हमने कल पढ़ा था रूपक अलंकार, उससे पहले उपमा, अनुप्रास। तो आज हम पढ़ रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अगर आप हमारे चैनल में हमेशा निरंतर कक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। अच्छा लगा तो आपको अपने प्यारे शिक्षार्थियों को भी आगे भेजिए ताकि हम आगे बेहतर क्लास लेकर आपके लिए आए। तो आज हम बात करें उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो हमने पूर्व में पढ़ा था रूपक अलंकार और वहां पर उपमेय को उपमान मान लिया जाता है और उनमें जो योजक शब्द है और वाचक शब्द है वो आपको पता है सब। अगर इससे पहले वाली पूर्व वाली जो हमारी क्लासें आप जरूर देखिए। तो लक्षण की बात करें, जहां उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। सीधी सी बात है कि उपमेय और उपमान में भेद है, फिर भी उपमेय में उपमान की वहां पर संभावना व्यक्त की जाती है। दोनों में भेद होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षावाचक शब्द, अगर आपको अलंकार है आसानी से समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, तो उनमें वाचक शब्द भी है। तो उसी प्रकार उत्प्रेक्षा के भी वाचक शब्द है। उन वाचक शब्दों को हम ध्यान दे दे, नोट कर ले, उन पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दे दे। अगर हमें वाक्य में अर्थ समझ में नहीं आ रहे तो हमें उत्प्रेक्षावाचक जो शब्द हैं उन पर विशेष ध्यान दें। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में ये वाचक शब्द आपको जहां पर भी दिखे तो उनके आधार पर और इस परिभाषा के आधार पर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार मानना है। जैसे उत्प्रेक्षावाचक शब्द के शब्द कौन कौन से? एक तो मानो, जानो, अर्थात मान लिया जाता है। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जिसको मान लिया जाता है कि मानो, जानो, मनु, जनु, ज्यो, मनहु, दु इत्यादि। ये क्या है? उत्प्रेक्षा शब्द है। इनके आधार पर हम उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान सकते हैं। अब जैसे लट लटकानी मनु, यहां पर मनु, मत मधु पगन मादक मदही पिए, ये क्या है? ये एक काव्य है जिसमें उपयुक्त पंक्ति में लट लटकानी में उपमान, ये उपमेय है और इसमें उपमान मत मधुपगन की संभावना व्यक्त की गई है और मनु शब्द आने से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर क्या बताया गया कि मनु शब्द आने से यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। लट लटकानी उपमान मधु पगन की संभावना यहाँ पर क्या की गई है? व्यक्त की गई है। लट लटकानी मनु मत मधु पगन मादक मद ही पिए, तो यहाँ पर मनु उसको मानने के लिए यह संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के भी तीन भेद होते हैं। हमने कहा था कि आपको उत्प्रेक्षावाचक शब्दों का विशेष ध्यान देना है।
उत्प्रेक्षा के भी 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद है वस्तु उत्प्रेक्षा। वस्तु उत्प्रेक्षा की परिभाषा क्या है? जहां एक वस्तु अर्थात उपमेय में, जहां एक वस्तु अर्थात उपमेय में दूसरी वस्तु, उपमेय में दूसरी वस्तु अर्थात उपमान की संभावना की जाए, वहां वस्तु प्रेक्षा अलंकार होता है। कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि एक उपमान, एक वस्तु और उपमेय में दूसरी वस्तु अर्थात उपमान की संभावना वहां पर क्या की जा रही है? संभावना की जा रही है। इसलिए वहां पर कौन सा हो जाएगा? वस्तु उत्प्रेक्षा, जहां एक वस्तु विशेष यहां पर हमें ध्यान रखना है। जैसे लता भवन ते प्रकट बे ते ही अवसर दो भाई। लता भवन ते प्रकट बे ते ही अवसर दो भाई। निक से जनु उत्प्रेक्षा वाचक शब्द आ गया जनु। जुग विमल विद्यु जलद पटल बिलगाई। इसमें लता भवन में जलद पटल, लता भवन में जलद पटल और दो उम्बाई में जुगल विदु, जुगल और विदु जुड़वा चंद्र की संभावना का वर्णन किया गया है। एक ही वस्तु में यहाँ पर कहा गया है दूसरी वस्तु अर्थात उपमान की संभावना जहां पर की जाती है, वहां पर कौन सा हो जाता है? एक ही वस्तु में वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसलिए और इसमें जनु शब्द द्वारा संभावना व्यक्त की गई है, और जनु शब्द के द्वारा ये जो संभावना है वो इसके द्वारा इसमें व्यक्त की गई है। तो इसमें वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो हमने परिभाषा के माध्यम से भी जान लिया, जहां एक वस्तु अर्थात उपमेय में दूसरी वस्तु अर्थात उपमान की संभावना की जाए, वहां वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस प्रकार परिभाषा और उत्प्रेक्षा वाचक शब्द के दौरान भी हम आसानी से उत्प्रेक्षा अलंकार को जान जाते हैं। आगे हम इसके 2 अन्य भेद वो भी हम देखते हैं। आगे हम उसके 2 भेद और है उत्प्रेक्षा अलंकार के, वो पढ़ रहे हैं। और दूसरा है हेतु उत्प्रेक्षा। हेतु उत्प्रेक्षा की परिभाषा ये है कि जहां अहेतु में हेतु की संभावना की जाए, जो है नहीं कारण, उसमें कारण की संभावना की जा रही है, वहां हेतु प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात कहने का आशय है जो जिसका कारण न हो उसे बलपूर्वक कारण मान लिया जाए। कहने का तात्पर्य सीधा से यही है कि जो उसके होने का कारण है ही नहीं और उसे बलपूर्वक उसके होने का कारण मान लिया जाता है। अर्थात अहेतु में हेतु की जहां पर क्या की जा रही है? संभावना की जा रही है, इसलिए वहां पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की क्या की जा रही है? संभावना की जा रही है, भेद होते हुए भी। तो उसी प्रकार इसके उदाहरण में भी जहां अहेतु है उसमें हेतु की संभावना की जा रही है, अर्थात बिना उसका तो कारण है ही नहीं लेकिन उसमें बलपूर्वक कारण मान लिया जाए। जैसे मनो आते ही हमें पता चलता है ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कठिन आंगन चली, मनो कठिन आंगन चली, ताते राते पाए, राते अर्थात पांव है वो लाल हो गए। तो इस पंक्ति के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि सुकुमार और स्त्रियों के चरण स्वभाव से ही लाल होते हैं, स्वभाव से ही क्या होते हैं? लाल होते हैं। यहाँ कवि उनके लाल होने का कारण कठिन आंगन पर चलना संभावित करता है, जो वास्तव में कारण या हेतु नहीं है। कवि है वो इसमें क्या कह रहा है कि सुकुमार और स्त्रियों के जो
पैर है वो बचपन से या स्वभाव से ही क्या होते हैं, लाल होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये प्रयोग कर दिया गया कि कठोर आंगन में चलने के कारण उनके पैर है वो क्या हो गए, लाल हो गए। तो बिना कारण ही उसके इसकी संभावना दी जाती है। तो वहां पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु कठिन आंगन चली हो, मनु कठिन आंगन चली हो, ताते रहते पाए। इस प्रकार हमें इस पंक्ति को पढ़ते ही पता चलता है कि जिसका कारण है नहीं और उसमें बलपूर्वक कारण बताए जा रहे हैं कि जैसे उसके पैर है वो कठिन आंगन में चलने के कारण राते अर्थात लाल हो गए। अन्य उदाहरण क्या है इसका, मनु, मनु आते ही पता चलता है कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। शशि भरी अनुराग, शशि है वो क्या बोल लेता है, अनुराग जमुना जल लौटत डोले, और जमुना जल लौटत डोले। तो इसमें बिना कारण होते हुए भी शशि को कहा गया है। इस प्रकार हमें यहाँ पर पता चलता है कि उत्प्रेक्ष अलंकार का हेतुप्रेक्ष अलंकार का भी भेद है, उसमें बिना कारण उसमें कारण की संभावना की जा रही है। आगे हम इसका तीसरा और अंतिम भेद पढ़ते हैं, फलो उत्प्रेक्षा। फलो अर्थात फल की संभावना। अफल, जिसका कोई फल है ही नहीं, अफल में फल की संभावना करने पर फलो उत्प्रेक्षा कहते हैं। अर्थात अफल की प्राप्ति है और उसमें फल की संभावना की जा रही है। किस प्रकार, मानव विधि तन अच छवि, सवच राखी बेकाज, दीर्घ पग पहुंचन को किए भूषण पाए दाज। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताने का स्पष्ट रूप किया गया है कि पुरुषों की दृष्टि को पहुंचने के लिए भूषण पायदाज का काम नहीं करते, भूषण पायदाज का काम नहीं करते पुरुषों की दृष्टि को पहुंचने के लिए। स्त्रियां तो स्वभाव तय पाजेब धारण करती है, परंतु यहाँ इस फल के लिए इनकी संभावना मात्र करने से फलोत्प्रेक्ष है। तो पुरुषों में इस फल की जो अफल है उसमें फल की संभावना करने पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, फलोत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने उत्प्रेक्ष अलंकार और उसके भेद के बारे में जाना, अध्ययन किया। अगर आपको हमारे द्वारा ये क्लास पसंद आई है, अच्छी लगी है तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पूर्व में संचालित जो भी कक्षाएं हैं, जो भी हमारे हिंदी सामान्य व्याकरण ज्ञान की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कक्षा 10, कक्षा 12 और इनसे संबंधित जो भी प्रकरण बने हैं वो एक बार आप जरूर देखें। मैं आपसे आशा करता हूँ। अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर से हम नई क्लास के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।